का जो स्टैंडर्ड है ये अप्लाई नहीं होता है शेयर बेस्ड पेमेंट्स पर, और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है वो एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का है। हम एक्रूअल सिस्टम को फॉलो करना चाहते हैं। बेनिफिट पे करने के रीजन क्या हो सकते हैं? फॉर्मल रीजन हो सकते हैं, लेजिस्लेटिव रीजंस हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव रीजन हो सकते हैं। भाई हम क्यों एम्प्लॉय को पैसे दे रहे हैं? क्योंकि हमने उससे कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, या कानून कहता है, या कानून भी नहीं कहता, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कहता, फिर भी सभी लोग देते हैं तो हमको भी देने पड़ते हैं। एम्प्लॉय कौन होते हैं? एम्प्लॉय खुद होता है, उसकी फैमिली मेंबर्स जो उस पर डिपेंडेंट हैं वो होते हैं, इवन ऑल डायरेक्टर्स होते हैं। बट कौन नहीं होते? कॉन्ट्रैक्ट लेबर इसमें नहीं आती, कॉन्ट्रैक्ट लेबर इसमें कवर नहीं होती। एम्प्लॉय फुल टाइम हो सकते हैं, पार्ट टाइम हो सकते हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एम्प्लॉय बेनिफिट्स जो हैं ये 4 तरह के होते हैं। एक होते हैं टर्मिनेशन बेनिफिट्स। टर्मिनेशन बेनिफिट वो हैं जो कि कंपनी ने अनाउंस कर दी हैं, वीआरएस। तो जो वीआरएस अनाउंस कर दिए, इस पर बेस्ड आपको क्या ढूंढनी चाहिए? आपको बेस्ड प्रोविजन बनानी चाहिए एट द ईयर एंड। प्रोविजन की एंट्री क्या होगी? प्रोविजन की एंट्री होगी एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंट डेबिट्स टू प्रोविजन फॉर वीआरएस। प्रोविजन बनाने के लिए जो प्रोविजन की बेसिक कंडीशंस हैं वो पूरी होनी चाहिए। देयर मस्ट बी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट। इसके अलावा उसमें आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स होना चाहिए और उसको मेजर भी कर सकते हो, तभी प्रोविजन बनाई जाती है। इसका हमको डिस्क्लोजर भी करना पड़ता है, प्रोविजन का डिस्क्लोजर भी करना पड़ता है। इसके अलावा हमारे पास एसटीईबी होते हैं। एसटीईबी वो होते हैं जो पेबल होते हैं विद इन 12 मंथ फ्रॉम रिपोर्टिंग डेट। या हमारे पास इसके अलावा होते हैं पीईईबी एंड एलटीईबी। पीईईबी कौन से होते हैं? जो पेबल होते हैं आफ्टर या ऑन रिटायरमेंट, एक्सेप्ट वीआरएस, क्योंकि वो अलग डील हो गया। इसका मतलब इसमें कोई एग्जाम्पल दीजिए, जैसे कि ग्रेच्युटी हो सकती है, पेंशन हो सकती है, मेडिकल फैसिलिटी हो सकती है, सेटलमेंट अलाउंस हो सकता है, वगैरह वगैरह। जो एलटीबी होते हैं ये पेबल होते हैं आफ्टर 12 मंथ्स। फ्रॉम रिपोर्टिंग डेट। लेकिन जो एलटीबी होते हैं ये बिफोर रिटायरमेंट पे होते हैं। इनमें एग्जाम्पल्स हैं जैसे बोनस, जैसे कि सबैटिकल लीव्स, जैसे कि जुबली लीव्स या जुबली बेनिफिट्स, या लॉन्ग टर्म डिसएबिलिटी बेनिफिट्स। इस तरह के इसके अंदर एग्जाम्पल्स होते हैं। हमारी अकाउंटिंग एलटीईबी की और पीईईबी की सेम अकाउंटिंग होती है, एक्सेप्ट कि एलटीईबी के केस में जो रीमेजरमेंट गेन या लॉस होते हैं दे आर ट्रांसफर्ड टू पी&एल, और अदरवाइज जो पीईईबी में होते हैं वो कहां जाते हैं? वो जाते हैं ओसीआई में। ऐसा इसलिए बिकॉज हमारा इंड एस कहता है कि इसमें लो अनसर्टेनिटी होती है, इसलिए उसको पी&एल में डालने को बोलता है।
STEB को हम लोग डिस्काउंट नहीं करते हैं, कोई डिस्काउंटिंग नहीं करते हैं, लेकिन इनकी हम डिस्काउंटिंग करते हैं क्योंकि ये हमारे पास पेबल होते हैं आफ्टर लॉन्ग टर्म। जो PEEB और LTEB हैं, इनके लिए हम इनके फंड्स को इकट्ठा कर सकते हैं, फंड्स को एक्यूमुलेट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं फंडेड। फंड कहां कहां पर रख सकते हैं? फंड 4 जगहों पर रख सकते हैं। या तो मल्टी एम्प्लॉयर प्लान में रख सकते हैं, या स्टेट प्लान में रख सकते हैं, या इंश्योरेंस प्लान में रख सकते हैं, या ओन ट्रस्ट में रख सकते हैं। मल्टी एम्प्लॉयर प्लान एक पूल होता है ऑफ फंड्स जिसमें बड़े सारे एम्प्लॉयर होते हैं। स्टेट प्लान गवर्नमेंट के प्लान्स होते हैं, गवर्नमेंट उन्हें मैनेज करती है। इंश्योरेंस प्लान इंश्योरेंस कंपनीज इश्यू करती हैं। ओन ट्रस्ट, मैंने टाटा का एग्जांपल दिया था, ये टाटा वाले जैसे चलाते हैं ऐसे प्लान्स होते हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया मल्टी एम्प्लॉयर प्लान में कभी कभी डेफिसिट आ जाता है। अगर डेफिसिट आ जाता है तो हम उसका तब भी एक्सपेंस एंड लायबिलिटी रिकॉर्ड कर देते हैं, और अगर मान लीजिए वो एक्सपेंस एंड लायबिलिटी हमको लॉन्ग रन में पे करना है तो प्रेजेंट वैल्यू पर पे करते हैं, मतलब हम उसको प्रेजेंट वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं। तो इसका मतलब अगर वो डेफिसिट बियॉन्ड 12 मंथ पेबल है तो आप उसको प्रेजेंट वैल्यू पर लेते हैं, वरना आप उसको अपने पास एज इट इज वैल्यू पर ले लेते हैं। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स के अंदर हम लोग अपने पास जो एंट्री डालते हैं वो एंट्री क्या होती है? वो एंट्री होती है एम्प्लॉय बेनिफिट्स टू प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स। इसमें एक हमने कहा STCA होती है और बाकी अदर्स हो सकते हैं। अदर में कौन कौन हो सकते हैं? वेजेस हो सकते हैं, सैलरी हो सकती है, बोनस हो सकता है, वगैरह वगैरह। इनका हम बेस्ट एस्टीमेट लेते हैं, इनके अमाउंट के लिए हम बेस्ट एस्टीमेट लेते हैं। जैसे बोनस वाले सवाल थे कि वो कहता है अनाउंस तो 8% होता है लेकिन पे 7% होता है, तो आप क्या लेंगे? 7% लेंगे। छुट्टियां 2 तरह की हो सकती हैं, या तो नॉन एक्यूमुलेटिंग हो सकती हैं या एक्यूमुलेटिंग हो सकती हैं। छुट्टियां अगर इकट्ठी नहीं हो सकती हैं तो आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, और अगर छुट्टियां इकट्ठी हो सकती हैं तो 2 तरह की हो सकती हैं, वेस्टिंग या अनवेस्टिंग। वेस्टिंग का मतलब है एम्प्लॉय उसका फुल फायदा लेगा। फुल फायदा कैसे लेगा? या तो छुट्टी के बदले छुट्टी ले लेगा या उसके पैसे ले लेगा। इसके अंदर वो पार्शियल फायदा ले सकता है। इन केसेस में हम फुल प्रोविजन बनाते हैं, लेकिन इन केसेस के अंदर हम बेस्ड ऑन द पास्ट हिस्ट्री हम लोअर प्रोविजन बनाते हैं, हम उसकी प्रोविजन लोअर बनाते हैं। जब हम बात करते हैं PEEB और LTEB की, तो इनके अंदर 2 तरह के प्लान्स होते हैं, या तो DCP होते हैं या DBO होते हैं। DCB वो होते हैं जिसमें रिस्क ऑफ एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉय अपना रिस्क उठाता है। इसमें एम्प्लॉयर का जिम्मा सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूट करने का है। अगर वो कंट्रीब्यूट नहीं करता तो आउटस्टैंडिंग आ जाता है, एक्सेस कंट्रीब्यूट करता है तो प्रीपेड आ जाता है। अगर ये पेबल विद इन 12 मंथ है तो डिस्काउंटिंग नहीं होती, पेबल विद इन 12 मंथ है तो नो डिस्काउंटिंग, वरना अगर पेबल बाद में है तो आप इसकी डिस्काउंटिंग करते हैं। इसके एग्जाम्पल में था प्रोविडेंट फंड, ESI एक्सेट्रा, ये इसमें आते हैं। इसकी एंट्री क्या होती है? एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंट डेबिट टू DCP पेबल, या आप उसको प्रोविजन फॉर DCP बोल सकते हैं। DBO जो होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं? DBO वो होते हैं जिसमें रिस्क किसका होता है? रिस्क एम्प्लॉयर का होता है। एम्प्लॉयर को सारे के सारे पैसे देने पड़ेंगे, उसका रिस्क होता है। इसके अंदर एम्प्लॉयर हो सकता है फंडिंग ना भी करे, पैसा ना भी जोड़े। फंडिंग अगर मान ली की जाती है तो मैंने पहले ही बता दिया, फंड दोनों के, चाहे कोई भी हो, फंड यहां पर रखे जाते हैं। DBO में मैंने आपको जो बातें बताई वो कौन कौन सी बताई? मैंने आपको एक तो लायबिलिटी बताई, मैंने कहा लायबिलिटी को एस्टिमेट करना पड़ता है। लायबिलिटी को एस्टिमेट करने के लिए हमको कुछ अजम्पशंस लगानी पड़ती हैं। ये अजम्पशन मार्केट बेस्ड होती है, ये अजम्पशंस कंपैटिबल होती हैं, अनबायस्ड होती हैं। हम इन अजम्पशंस को अपने पास जब लगाते हैं तो ये 2 तरह की अजम्पशंस होती हैं, डेमोग्राफिक या फाइनेंशियल।
जैसे कि डेमोग्राफिक में हमारे पास लेबर टर्नओवर रेट हो सकता है, डेथ रेट हो सकता है, क्लेम रेट हो सकता है, वगैरह वगैरह। फाइनेंशियल एजम्पशंस में हमारे पास डिस्काउंट रेट हो सकता है, या हमारे पास सैलरी एस्केलेशन रेट हो सकता है, या हमारे पास एक्सपेक्टेड रेट हो सकता है। एक्सपेक्टेड रेट हम कैसे ढूंढते हैं? हम लोग इंटरेस्ट और डिस्काउंट, इंटरेस्ट कितना कमाएंगे, डिस्काउंट कितना कमाएंगे, कितना रियलाइज्ड गेन होगा, कितना अनरियलाइज्ड गेन होगा, कितनी हमारी कॉस्ट होगी, उससे ढूंढते हैं। डिस्काउंट रेट हम लोग अपने पास जो देखते हैं, अगर हमारी कंपनी आउटसाइड इंडिया है, हमारी सब्सिडरी आउटसाइड इंडिया है, तो हम यील्ड देखते हैं। कौन सी यील्ड देखते हैं? ऑन हाई क्वालिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। और अगर हम पेरेंट हैं और इंडिया में हैं तो हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स। यहीं पर हमारा कार्विन आ जाता है जो कहता है कि आपको हमेशा क्या लेना चाहिए? आपको हमेशा हाई क्वालिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड लेने चाहिए। ऐसा हमारे पास कहां पर लिखा है? आईएएस में लिखा है। बट हम इंडिया में थोड़ा डिफरेंट लेते हैं, इसलिए हमारे पास ये पॉइंट्स आते हैं। लायबिलिटी को एस्टिमेट करने के बाद हम इसकी एलोकेशन करते हैं। एलोकेशन के लिए हम बेस्ट सर्विस पीरियड देखते हैं। सर्विस पीरियड कितना होना चाहिए वो देखा जाता है, और उस पर बेस्ड हम सीएससी निकालते हैं और लायबिलिटी शीट को हम बिल्ड करते हैं। जब मेरी लायबिलिटी शीट आती है तो लायबिलिटी पर हमको अपने पास कुछ जनरल एंट्रीज डालनी पड़ती हैं। हम सीएससी को भी बुक कर देते हैं, इंटरेस्ट कॉस्ट को भी बुक कर देते हैं, और उसको पीवी डीबीओ में ट्रांसफर कर देते हैं। इसके अलावा कभी कभी हम प्लान को मॉडिफाई कर देते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे पास कॉस्ट आ जाती है। कभी कभी हम पीवी डीबीओ को सेटल भी कर देते हैं। पीवी डीबीओ को अगर हमने प्लान एसेट दे दिए तो पे कर देते हैं, बाकी हमारा गेन चला जाता है P&L अकाउंट के अंदर, वो ट्रांसफर हो जाता है। लायबिलिटी में चूंकि आप एंड में फेयर वैल्यू देखते हो, तो इसमें एक्चुअली लॉस या एक्चुअली गेन हमारे पास आ सकता है। मैंने इन सबको अलग अलग करके डिस्कस किया था। फिर मैंने आपके साथ प्लान एसेट की बात करी थी। मैंने कहा प्लान एसेट के अंदर हमारे पास कंट्रीब्यूशन होता है, तो कंट्रीब्यूशन की एंट्री होती है पीए अकाउंट डेबिट टू बैंक। आप कंट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं। कभी कभी हम लोग बेनिफिट पे करते हैं, तो बेनिफिट पे करने पर हम लोग पैसा पहले यूज करते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पीए, और फिर उसके बाद पीवी डीबीओ से उसको पे कर देते हैं, पीवी डीबीओ अकाउंट डेबिट टू बैंक। आप बेनिफिट पेड भी इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहां पर भी एक्सपेक्टेड रिटर्न देखी जाती है, जो कि ओपनिंग रेट्स पर बेस्ड होती हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के बाद यहां पर भी एक्चुअली गेन या एक्चुअली लॉस हो सकते हैं, और यहां से भी हम अपने पास क्लोजिंग बैलेंस ढूंढ लेते हैं। हम इन दोनों को नेट करके भी चेक करते हैं। नेट लायबिलिटी में से हम पीए को माइनस करते हैं। कभी कभी इसके अंदर सीलिंग एडजस्टमेंट आ जाती है। सीलिंग एडजस्टमेंट अगर आएगी तो सीलिंग एडजस्टमेंट की एंट्री होती है सीलिंग एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्लान एसेट्स। हम अपने पास जो भी हमारे एक्चुअली के गेन है, लॉस है, प्लस सीलिंग एडजस्टमेंट है, इसको हम ओसीआई में ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि ये हमारे पास रीमेजरमेंट की आइटम होती है जिनको हम रिसाइकिल नहीं कर सकते। कुछ डिस्क्लोजर्स होते हैं जो हमने आपको बता रखे हैं। वो डिस्क्लोजर्स की आप लिस्ट अपनी कॉपी में चेक कर सकते हैं। वहां पर आपको डिस्क्लोजर्स बता रखे हैं कि ये डिस्क्लोजर्स हमको साथ में करने चाहिए। ये हमारा कुल मिलाकर के स्टैंडर्ड था। इसी पर बेस्ड हमने क्वेश्चन सारे के सारे आज आपको करवाए थे या टोटल करवाए थे। इसका मैं प्रिंट आउट ले लेता हूं। ये आपका पूरा स्टैंडर्ड इसमें कवर हो गया। ये मैंने रिकॉर्ड भी कर दिया।